तो आज हम लोग हल करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर। और जो पेपर हम लोग हल करेंगे सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड की परीक्षा में आते हैं। तो अगर आप इनको क्लियरली सही तरीके से देखते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली आप परीक्षा में अच्छे रैंक ला सकते हैं साइंस में। तो पहला देखिए प्रश्न यहाँ से है केमिस्ट्री का। पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि एथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या होता है। एथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या होता है? तो पहले हम लिखते हैं एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है। तो हम देखें यहाँ पर एथिल का मतलब होता है कि C2H5। ये जो है एथिल समूह है, ये जो है एथिल समूह है, और एल्कोहल का समूह होता है OH। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH होता है। तो इसको हम एथिल एल्कोहल कहते हैं, या फिर इसका हम लोग देखें आईपीएसी नेम, ये सिंपल नेम है एथिल एल्कोहल। ये एल्कोहलिक समूह होता है और ये जो समूह होता है एथिल समूह होता है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। अगर इसका हम लिखेंगे आईपीएसी नेम, तो आईपीएसी नाम में ध्यान क्या देते हैं हम लोग? कार्बन की नंबरिंग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम एथ बोलते हैं, और जब सिंगल बंद होता है इसको हम बोलते हैं एन यानी एथेन, और OH के लिए हम उपयोग करते हैं आल यानी एथेनाल। 2 कार्बन का मतलब एथ, सिंगल का एन यानी हो गया एथेन, और OH का मतलब आल। सिंगल के लिए एन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सिंगल बंद केवल एल्केन में का होता है, और एल्केन में का लास्ट का एन लगाते हैं हम लोग आईपीएसी नाम में। और डबल होता है तो डबल बंद किसके लिए होता है? एल्कीन के लिए होता है, तो एल्कीन में का लास्ट में का इन लगाते हैं हम लोग। और ट्रिपल बंद जो होता है एल्काइन में का होता है, तो एल्काइन के लास्ट में शब्द क्या आ रहा है? आइन आ रहा है, तो आइन लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कार्बन को एथ बोलेंगे, सिंगल को एथेन और इसको आल, तो हो जाएगा एथेनाल। यानी आपका आंसर क्या मिल चुका? एथेनाल। ठीक, कैसे हम लोग पहचानेंगे? अगर नहीं समझ में कैसे पहचानेंगे तो 2 बस देखिए कितने कार्बन है और लास्ट में समूह किसका है। तो देखिए कितने कार्बन? 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी एथ आ रहा है और यहाँ पर 2 जगह एथ आ रहा है। हाई देखिए, हाई ऑप्शन तो खत्म हो गया पहले ही, हाई दोनों ऑप्शन पहले ही खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन होता है। ठीक है, और इसको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है एथ आ रहा है, और एथ देखिए यहाँ पर मेथ है गलत, यहाँ पर भी प्रोप है गलत, यानी ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब आता है यहाँ पर एथ और यहाँ पर भी एथ, 2 ठो है। लेकिन अब देखिए एल्कोहल का जो समूह होता है OH होता है, और OH के लिए हम क्या लगाते हैं? आल लगाते हैं, आल। तो जिसके अंत में आल आएगा वही सही होगा। देखिए इसके अंत में आल आ रहा है ना, नाल, नाल आल आ रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। मेथनल किसका सूत्र होता है? मेथनल का होता है HCHO। ये सूत्र होता है फार्मेल्डिहाइड का। इसको हम, इसका सिंपल नेम होता है फार्मेल्डिहाइड, और रासायनिक और इसका आईपीएसी नाम होता है मेथनल। एथनल की बात करें यहाँ पर एथनल की, तो C2CH3CHO ये सूत्र होता है एथनल का, CH3CHO। तो एथनल का सूत्र होता है, जो एथेनल है ये आईपीएसी नेम है। अगर हम सिंपल नेम देखें तो इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का सूत्र पूछे तो CH3CHO, फार्मेल्डिहाइड का पूछे तो HCHO। ठीक है, यानी मेथनल। एथनल का आप देख लिए। प्रोपेनॉल का पूछे तो प्रोप मतलब 3 कार्बन होता है, यानी कि C3H7। प्रोपेन हो गया OH के लिए है ना, आल के लिए OH, तो C3H7 और OH जहाँ दिखाई दे वो प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अब बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। सबसे पहले हम जानेंगे पीएच मान होता क्या है। तो आज चलते हैं पीएच मान पे। तो पीएच मान की हम बात करें यहाँ पर, तो पीएच मान बराबर होता है यहाँ से माइनस लॉग 10 कोष्टक में हो जाएगा H प्लस आयन। तो यहाँ पर जो H प्लस, इसको हम बोलते हैं H प्लस माने कि हाइड्रोजन आयन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। और केमिस्ट्री में जो कोष्टक दिखाता है वो दिखाता है सांद्रता को, यानी सांद्रता को दिखाता है। और ये जो वर्ड है दिखा रहा है लघुगणक को, वो दिखा रहा है किसको? लघुगणक को दिखा रहा है। और यहाँ पर जो निगेटिव चांस है वो दिखाता है किसको? ऋणात्मक को दिखा रहा है ऋणात्मक। तो यहाँ पर देखें तो इन दोनों को हम साथ में जोड़कर और इन दोनों को साथ में जोड़कर हम परिभाषा बना सकते हैं। अगर पूछा आपसे पीएच मान से आप क्या समझते हैं तो आप बता सकते हैं कि किसी विलयन में जो भी पीएच मान था हमेशा किसी न किसी विलयन का होता है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उसका पीएच मान कहते हैं। फिर से सुनिए, अगर पूछे पीएच मान किसे कहते हैं या पीएच मान क्या होता है तो आप बताएंगे यहाँ से कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को
उसका पीएच मान कहते हैं। किसका? विलयन का, जो विलयन रहेगा। सही से डिफाइन करते हैं फिर एक बार और। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उसका पीएच मान कहते हैं। अगर पीएच मान किसी विलयन का या किसी पदार्थ का 7 है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो उदासीन प्रकृति का होगा। किस प्रकृति का? उदासीन प्रकृति का होगा। अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय प्रकृति का होगा। किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। अगर किसी का पीएच मान 7 से अधिक आता है तो उसकी प्रकृति क्या होगी? तो क्षारीय प्रकृति होगी। और कितना अधिकतम? 7 से कितना अधिकतम? तो 14। ठीक है। जो पीएच का रेंज होता है वह 0 से लेकर और 14 के बीच में होता है, जिसको हम पीएच स्केल या पीएच यानी कि किसी भी कंपाउंड का या किसी भी विलयन का पीएच मान जो होता है एक निश्चित परास में यानी कि रेंज में होता है, यानी कि 0 से लेकर और 14 के बीच में होता है। और उसी को हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं या पीएच पैमाना कहते हैं। तो अगर पीएच मान 7 होता है तो उदासीन, जिसकी यानी कि अगर जैसे जल है, जल का पीएच मान 7 है तो उदासीन प्रकृति का होगा। अगर 7 से कम किसी कंपाउंड का पीएच, किसी विलयन का पीएच मान है तो वह अम्लीय प्रकृति का होगा। और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय प्रकृति का। देखिए 7 से जितना अधिक उतना ही अधिक प्रबल क्षारीय, और 7 से जितना कम उतना ही प्रबल अम्लीय। 7 से जितना कम होता जाएगा, जैसे कि 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह से ये सब प्रबल अम्ल होंगे। 7 से जितना कम उतना ही प्रबल अम्ल, और 7 से जितना अधिक उतना ही प्रबल क्षारीय। ठीक है, इस तरह से। अगर 7 के आसपास है तो, और 7 से अधिक है लेकिन उसके आसपास, जैसे कि 8 हो गया, 9 हो गया, तो दुर्बल क्षारीय। 7 से कम है लेकिन 7 से कम कितना? 1-2 ठो, यानी कि 5 हो, 6 हो, तो दुर्बल अम्ल कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको उत्तर मिल चुका होगा क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। देखिए यहाँ पर क्षारीय है, किसका पीएच मान कितना? 7 से अधिक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 से अधिक। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, मैंने श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इनमें से कौन सा कंपाउंड प्रयुक्त होता है या उपयोग में लाया जाता है? तो इसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड, इसका होता है लेड नाइट्रेट, NO3 मतलब नाइट्रेट, और यहाँ पर Pb मतलब लेड सीसा, यहाँ पर आयरन सल्फेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 मतलब कार्बोनेट और Ca मतलब कैल्शियम, Fe मतलब आयरन और SO4 मतलब सल्फेट, और यहाँ Pb मतलब लेड होता है, सीसा होता है, और यहाँ पर NO3 मतलब नाइट्रेट, Ag मतलब सिल्वर होता है, और Cl मतलब क्लोराइड यानी क्लोरीन। ठीक है। तो 4 आंसर आपको दिया गया है, सिल्वर क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, आयरन सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर देखें तो इसका उत्तर क्या हो जाए कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी का मतलब ये होता है कि जो ब्लैक एंड वाइट फोटो आते थे, जो फोटोग्राफी हुआ करती थी नेगेटिव वाली, ब्लैक एंड वाइट जो होता था फोटो, उसको हम कहते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी। तो इसमें जो स्याही होती है उसमें किसका उपयोग होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का उपयोग होता है। किसका? सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl। आपको उत्तर मिल चुका होगा, AgCl है ना। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट, इसका भी हम लोग करते हैं कपड़ों की रंगाई में, लेड नाइट्रेट का उपयोग करते हैं हम लोग कपड़ों की रंगाई में, और माचिस में भी इसका उपयोग किया जाता है। आयरन सल्फेट एक कंपाउंड है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये सूत्र होता है किसका? चूना का, खड़िया का, संगमरमर का, चूना पत्थर का। यानी कि चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया का, चाक का, है ना, इस सब चीज़ों का सूत्र क्या होता है? संगमरमर का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण का समीकरण देना है, रसायन समीकरण देना है, और वर्णन भी करना है। तो यहाँ यानी कि पूछने का मतलब है, इससे कहने का मतलब है कि जिंक धातु के किसी कार्बोनेट अयस्क से जिंक को हम कैसे अलग करेंगे, इस प्रक्रिया का पूरा आपको वर्णन करना है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि जिंक धातु का कोई कार्बोनेट अयस्क लेते हैं। कार्बोनेट मतलब अभी बताएं आप लोग पीछे, एक कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 वाला। ठीक है। यानी कि जिंक मतलब होता है सूत्र Zn, और कार्बोनेट मतलब CO3, ये हो गया जिंक कार्बोनेट। ठीक है, जिंक कार्बोनेट हो गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये धातु, इसका नाम क्या है, ये किसका सूत्र होता है? तो ये किस धातु, किस अयस्क का नाम होता है? तो कैलेमाइन, ये कैलेमाइन अयस्क है, कैलेमाइन अयस्क है।
इससे जिंक हम लोग प्राप्त करते हैं। तो कैलेमाइन किसका अयस्क होता है? तो जिंक का अयस्क होता है। और किस प्रकार का अयस्क होता है? तो कार्बोनेट अयस्क होता है। तो हमने जिंक का कार्बोनेट अयस्क ले लिया। अब इससे जिंक धातु को कैसे हमको अलग करना है, इसका समीकरण देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कैसे हम प्राप्त करेंगे किसी भी कार्बोनेट कार्बोनेट कुछ और है, जब भी कोई अयस्क देगा और कहेगा अयस्क से कैसे हम प्राप्त करेंगे उस धातु को, तो हम बिल्कुल सिंपल सबसे पहले क्या करेंगे कि उस धातु को हम बदलेंगे किसमें? ऑक्साइड में। किसमें बदलेंगे? ऑक्साइड में। यानी जो जिंक कार्बोनेट इसको हम बदलेंगे जिंक ऑक्साइड में। तो यहाँ पर हो जाएगा Zn और O, जिंक ऑक्साइड। यानी कि जो जिंक है, जिंक इस CO3 में से, यानी कि O 3 गो है, 3 गो O में से 1 गो O चुरा का बैलेंस ही पूरा करा लेगा, बना लेगा जिंक ऑक्साइड। तो अगर 3 गो में से अगर 1 गो O चुरा लिया है जिंक ने, तो कितना O बचेगा C के पास? 2 ठो, यानी क्या बचेगा? CO2। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, यानी कि हम सीधे करते क्या हैं, तो निस्तापन करते हैं। निस्तापन करते हैं। निस्तापन का मतलब होता है कि जब सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, देखिए यहाँ पर कहीं भी वायु का रोल नहीं है, तो वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई धातु का अयस्क दिया रहे, सबसे पहले उसको हम बदलेंगे ऑक्साइड में। और जैसे ही वो ऑक्साइड में बदल जाएगा तो हमको जो CO2 कुछ और बन रहा है उससे मतलब नहीं है, हमको जो ऑक्साइड अयस्क बन रहा है खाली उससे मतलब है। तो हम नेक्स्ट में लिंक क्या, यहाँ से ZnO बन गया हमारा जिंक ऑक्साइड, और इसको हम कार्बन के द्वारा अपचयन करा लेंगे। कार्बन के द्वारा हम क्या करा लेंगे? अपचयन, यानी अपचयन। आप जानते हैं अपचयन में क्या होता है कि जब किसी यौगिक में से ऑक्सीजन का निष्कर्षण होता है, ऑक्सीजन निकलता है, तो वहाँ पर क्या होता है? अपचयन होता है। यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन को C क्या करेगा? लेकर भाग जाएगा। C कार्बन को लेकर भाग जाएगा, कितना C जो होगा O को लेकर भाग जाएगा, तो कितना O है? एगो। एक को हम बोलते हैं मोनो, यानी कार्बन मोनो ऑक्साइड, और यहाँ पर कार्बन डाई ऑक्साइड, डायमंड 2। ठीक है, अब क्या बचेगा? खाली जिंक बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? जिंक, क्योंकि C और O निकल गया, बचा क्या? खाली जिंक, और आपको जिंक धातु आराम से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी अयस्क के बारे में पूछे कि किसी धातु का ये अयस्क है, उससे कैसे प्राप्त करेंगे उस धातु को, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो धातु जो अयस्क दिया होगा उसको सबसे पहले भर्जन या निस्तापन के द्वारा ऑक्साइड में बदलेंगे। ऑक्साइड में बदलने के बाद उसका हम अपचयन करा देंगे, जिससे हमको धातु प्राप्त हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि भर्जन निस्तापन होता क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि भर्जन और निस्तापन क्या होता है। तो भर्जन को हम बोलते हैं इंग्लिश में रोस्टिंग, और निस्तापन को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। भर्जन को क्या बोलते हैं? भर्जन को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग, और निस्तापन को कैल्सिनेशन। भर्जन किसे कहेंगे? तो भर्जन का मतलब ये होता है कि जो सांद्रित अयस्क होगा, सांद्रित मतलब कि जिसमें से अशुद्धियों को दूर किया गया होगा। ठीक है, यानी कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। तो अगर पूछे भर्जन किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से, इतना ही हम गर्म करें कि वो गले ना, पिघले ना। ठीक, तो किसी भी सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। एग्जाम्पल अगर पूछेगा आपसे तो ले लीजिएगा एग्जाम्पल ZnS। ये जो होता है कौन सा अयस्क है? तो ये जो है जिंक ब्लेड है, और जिंक ब्लेड जो होता है किसका अयस्क होता है? तो जिंक का अयस्क होता है। जो शुरू का पहला अक्षर होगा वो दिखाएगा कि जो पहला जो कंपाउंड होगा वो बताएगा किसका अयस्क है। पहला कंपाउंड जो रहेगा उसी का वो अयस्क कहलाएगा। तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड है, यानी जिंक ब्लेड है, ये किसका अयस्क होता है? तो जिंक का अयस्क होता है। 2 मोल लेंगे, और यहाँ पर हमने बताया कि इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग वायु, यानी कि O2 ले लेते हैं, और धई के धिकई देते हैं। जैसे ही धई के धिकाएंगे तो आपको वही बताया हमने कि भर्जन निस्तापन किस लिए करते हैं? तो ऑक्साइड में बदलने के लिए। भर्जन करें या निस्तापन करें, हम दोनों प्रक्रिया किस लिए करते हैं? ऑक्साइड अयस्क में बदलने के लिए। तो जो जिंक सल्फाइड है अब किस में बदल जाएगा? जिंक ऑक्साइड में, यानी कि ZnO में बदल जाएगा। समीकरण को हम बैलेंस कर लेंगे। तो जिंक यहाँ पर कितना हमारे पास है? 2 ठो है, जिंक 2 ठो है, तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2 ठो जिंक हो गया। सल्फर कितना हमारे पास है? 2 ठो है, हमने इधर उपयोग किया नहीं, तो 2 ठो सल्फर यहाँ पर उपयोग कर लेते हैं। अब देखिए, अब मिलाकर जो S होता है, जब भी SO से क्रिया करेगा तो हमेशा कम से कम SO2 अनिवार्य है कि बनाएगा।
तो जब SO2 बनाएगा तो यहाँ पर देखें तो 2 दुना के 4 गो O और यहाँ पर 2 गो 6 गो O हो गया। इधर कितना है 2 गो, तो हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 दुना के 6 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या देना है कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। भर्जन वायु में गर्जन, याद रखिएगा, भर्जन वायु में गर्जन। निस्तापन की हम बात करें तो निस्तापन जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी सांद्रित अयस्क यहाँ पर भी लेंगे लेकिन यहाँ पर वायु क्या होगा, नहीं रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, बस कुछ नहीं, बस वायु यहाँ पर उस वाले में नहीं रहेगा। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने क्रिया को निस्तापन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लें हम लोग, तो इसका भी एग्जाम्पल आसानी से ले सकते हैं हम लोग, यानी कि Fe2O3 इंटू 3H2O 3H2। यहाँ पर वायु की आवश्यकता नहीं है, बस दही के अधिका ही देना है। जिसमें दही के अधिका देंगे तब जानते हैं कि जो जल होता है, जलवा जो होता है पहली वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो जलवा पहले कितना है, 3 मोल जलवा है, तो 3 मोल जलवा निकल जाएगा इनका बहरे, अब बचेगा Fe2O3 Fe2O3, ये बन गया आयरन ऑक्साइड, बदल गया ऑक्साइड में। तो भर्जन निस्तापन दोनों हम प्रक्रिया किस लिए करते हैं, ऑक्साइड में बदलने के लिए। जब भी हम गर्म करेंगे तो जो जलवा होगा बाहर निकल जाए, जलवा बाहर निकल गया तो क्या बचा, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। ठीक है, गलनांक से कम ताप पर हम लोग गर्म किए। और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे हम लोग, तो 2FeCO3, ये किसका अयस्क होता है, तो ये हेमेटाइट का अयस्क होता है, हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है, तो बता दीजिएगा आप लोग कि आयरन का अयस्क होता है। बताया आपको कि शुरू का जो तत्व रहेगा उसी का वो अयस्क रहेगा। तो हेमेटाइट किसका अयस्क होता है, तो आयरन का। यहाँ पर देखें तो जो FeCO3 है ये होता है कौन सा अयस्क, तो सिडेराइट होता है। क्या होता है, सिडेराइट होता है। ठीक है, सिडेराइट किसका अयस्क होता है, आयरन का। तो यहाँ पर देखिए फिर वही काम होगा, हमको वायु से मतलब नहीं है क्योंकि हम निस्तापन करा रहे हैं, लेकिन दिखाना जरूरी है। थई के दिखा ही देंगे, जब दिखा देंगे थई के तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर क्या बना है, Fe2O3 बना है, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा। अब देखिए होगा क्या कि Fe कितना हमारे पास है, 2 ठो है, Fe कितना 2 ठो बराबर हो गया, C कितना हमारे पास है 2 ठो, इधर C का उपयोग हुआ है नहीं, तो 2 ठो C हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। अब O कितना, 3 ना के 6, हमने 3 उपयोग किया, बचा कितना, 3 बचा, सॉरी। यहाँ पर देखिए जब बदलेंगे इसको एस के रूप में तो कोई जरूर नहीं कि यही बने, आपको बदलना ऑक्साइड में, तो यहाँ पर FeO भी बनता है, FeO बना लेंगे, आयरन ऑक्साइड बदल जाएगा। जब FeO बनेगा तो यहाँ पर देखिए Fe कितना हमारे पास है, 2 मोल है, तो हम यहाँ पर क्या करें, 2 से गुणा कर 2 ठो Fe हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचा, 2 ठो आपके पास C बच रहा है, ये C उपयोग किया हमने नहीं, 2 ठो C लिख लिए। ठीक, अब O कितना, 3 दुना के 6, हमने कितना उपयोग किया, 2 ठो, बचा कितना 4, तो 2 दुना के 4 यानी CO2 बनेगा। तो इस प्रकार एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, जो आपको आसान लग रहा होगा उसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल को। बस ध्यान के देना है कि असांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं, और सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है, हेमेटाइट किसका अयस्क होता है, तो ये आयरन का अयस्क होता है, सिडराइट आयरन का अयस्क होता है, कैलेमाइन जिंक का अयस्क होता है, जिंक ब्लेड जिंक का अयस्क होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे कल।